सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड आज की वीडियो में हम हेल्थ, हाइजीन एंड सैनिटेशन टॉपिक जो है, जो कि जेकेएसबी एग्ज़ाम के पर्पसेस के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और ये टॉपिक जो है आपको आने वाले जो जेकेएसबी के वेटनरी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, वेटनरी स्टॉक असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, या जेकेएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड का एग्ज़ाम है, या आने वाला जो फील्ड असिस्टेंट का एग्ज़ाम है जेकेएसबी का, उसमें जो है ये आपको टॉपिक काम आने वाला है। और उसके अलावा जो है जितने भी एग्ज़ाम जो कि मैट्रिक के बेसिस पर या 12th के बेसिस पर रहने वाले हैं, आने वाले जितने भी एग्ज़ाम है, चाहे आपका फॉरेस्टर का भी एग्ज़ाम होगा तो उसमें भी यही सेम सिलेबस रहने वाला है। तो ये टॉपिक जो आपको वहाँ भी काम आने वाला है। ठीक है, तो एक अलग पोर्शन है, 4 से 5 क्वेश्चन जो आपको इस पोर्शन से देखने को मिल सकते हैं। तो इस टॉपिक को जो है हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम 3 चीज़ों को समझते हैं कि 3 चीज़ें हैं, क्या है, हेल्थ क्या है, हाइजीन क्या है, सैनिटेशन क्या है। ये 3 चीज़ें आपको समझ आ गई तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो आने वाले वक्त में आपको समझ आ जाएगी। तो हेल्थ क्या है कि हेल्थ आपकी जो है ये एक स्टेट है, एक सिचुएशन है। तो हेल्थ जो है एक स्टेट है, स्टेट ऑफ फिज़िकली एंड मेंटली वेलबींग, कि अब जब आप दिमागी तौर पर और जब आप शारीरिक तौर पर बहुत अच्छे होते हैं, आपको कोई बीमारी नहीं होती, तो उस एक स्टेट को जो है वो एक पर्टिकुलर स्टेट जो रहती है आपकी, वो पर्टिकुलर सिचुएशन जो रहती है आपकी बॉडी की, उसको जो है हेल्थ कहा जाता है। ठीक है, गुड हेल्थ एंड बैड हेल्थ। और उसके बाद उस हेल्थ को अडॉप्ट करने के लिए, उस गुड हेल्थ को अडॉप्ट करने के लिए, उस स्टेट को अडॉप्ट करने के लिए हमारा जो बिहेवियर रहता है, जिसमें हम अपनी साफ़ सफाई के ऊपर ध्यान देते हैं, हम अपने इर्द गिर्द की साफ़ सफाई के ऊपर ध्यान देते हैं ताकि हमें एक अच्छी हेल्थ मिल सके, उस बिहेवियरल पैटर्न को जो है हम हाइजीन कहते हैं। ठीक है, और उस बिहेवियरल पैटर्न, वो बिहेवियर हमें जिस सिस्टम में मिलता है, यानी हमें जो साफ़ सुथरी सराउंडिंग्स चाहिए, या हमें अपने टूल्स चाहिए किसी भी चीज़ को डिस्पोज करने के लिए, किसी भी चीज़ को, किसी भी वेस्ट को मैनेज करने के लिए, या हमें अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए जो टूल चाहिए होते हैं, जो सिस्टम एक बना हुआ होता है, उस पूरे सिस्टम को जो है वो सैनिटेशन कहा जाता है। तो सिंपल वे में हेल्थ जो है एक स्टेट है, एक सिचुएशन है। हाइजीन जो है वो बिहेवियर है कि कैसे हम उस हेल्थ को अडॉप्ट कर सकते हैं, और सैनिटेशन एक सिस्टम, ये सिस्टम में हमें वो काबिलियत मिलती है कि हम वो बिहेवियर अडॉप्ट कर सकें जिस बिहेवियर से हमें जो है वो अच्छी हेल्थ मिलती है। डेफिनेशन आप लोगों को बिल्कुल ज़रूरत होगी। डेफिनेशन में आपको मैं बता दूं, हेल्थ क्या है। हेल्थ बीइंग फिट बोथ फिजिकली एंड मेंटली, जैसे मैंने बताया। डेफिनेशन देखोगे तो हेल्थ का मतलब है कि आप जब फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से फिट होते हैं तो हम उस इंसान को हेल्दी कहते हैं। और हाइजीन क्या है, स्टेप टू मेंटेन यू एंड योर सराउंडिंग हेल्दी एंड क्लीन, कि वो जो कदम आप लेते हैं, या वो हम जो स्टेप्स लेते हैं जिसके द्वारा आप अपने आप को और अपने इर्द गिर्द की सराउंडिंग को साफ़ रखते हैं, जिसकी वजह से आप हेल्दी रह सकें, उन स्टेप्स को हाइजीन कहा जाता है। और सैनिटेशन क्या है, सैनिटेशन एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है जिसमें आप वेस्ट को डिस्पोज करते हैं, डिस्पोजिंग द वेस्ट प्रोडक्ट एंड सीवेज ट्रीटमेंट। तो ये सारी प्रैक्टिसेस जो हैं, ये सारा सिस्टम जो है ये सैनिटेशन का पार्ट रहता है। ठीक है, अब कहते हैं कि इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए, फोकस्ड एरिया जो है इस टॉपिक के वही रहेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो हम वेस्ट के बारे में जानेंगे, वेस्ट है क्या है, कितने तरह का होता है। उसके बाद वेस्ट ट्रीटमेंट जो, उसको कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं ताकि हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग में सफाई रह सके। और मेन जो हमारा फोकस है वो आपका डिजीज़ के ऊपर रहेगा। ठीक है, क्योंकि डिजीज़ में से ही क्वेश्चन जो है इसमें से मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। बाकी देखिए, कुछ बेसिक चीज़ें हैं, अपने आप को कैसे साफ़ रखेंगे, आप अपने सोसाइटी के इर्द गिर्द कैसे साफ़ सफाई रखेंगे, तो ये बेसिक चीज़ें हैं। इसको मुझे नहीं लगता बढ़ाने की ज़रूरत है कि आपको रोज़ हाथ धोने चाहिए, खाना खाने से पहले आपको अपने नेल्स जो है साफ़ रखने चाहिए, आपको अपने नहाने का ध्यान रखना चाहिए। तो ये चीज़ें बेसिक हैं, इसको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिक चीज़ें आपको पता ही हैं। जो टेक्निकल चीज़ें, जो पेपर में आने वाली चीज़ें हैं, या जो चीज़ें आपको भूल जाती हैं, उन चीज़ों के ऊपर जो है हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले देखिए, वेस्ट की बात करें तो वेस्ट क्या है। वेस्ट एक अनवांटेड एंड अनयूजेबल मटेरियल होता है। ठीक है, जो भी मटेरियल जो कि आपकी चाहत का नहीं होता, या आप जिसको यूज़ नहीं कर पाते हैं, वो चीज़ जो है उसको वेस्ट कहा जाता है। यानी जो चीज़ जो कि किसी भी इस्तेमाल की नहीं होती, उसको वेस्ट कहा जाता है। वेस्ट को गार्बेज भी कहा जाता है, और ये गार्बेज जो है ये मोस्टली सॉलिड फॉर्म में ही होता है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में जो चीज़ होगी उसको गार्बेज नहीं कहेंगे, उसको सिंपल हम वेस्ट कह सकते हैं, या वेस्ट वाटर कहेंगे, वेस्ट फ्लूइड कहेंगे। गार्बेज अगर टर्म यूज़ होगी तो गार्बेज टर्म जो है वो मोस्टली सॉलिड ही रहती है। और ये क्या चीज़ है वेस्ट,
वेस्ट की एक अनवांटेड एंड अनयूजेबल मटेरियल जो कि आपके किसी काम का नहीं है, जिसको आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद अगर आप आगे आएंगे तो टाइप्स जो हैं वेस्ट की आपको अलग अलग टाइप्स देखने को मिलेंगी। यहाँ पर सॉलिड वेस्ट मिलेगा, आपको लिक्विड वेस्ट मिलेगा, केमिकल वेस्ट मिलेगा, इसके अलावा आपको इंडस्ट्रियल वेस्ट मिलता है, और भी कई तरह के जो है वो थर्मल वेस्ट मिलता है। तो बहुत सारे वेस्ट है, मेन जो है हम 3 कैटेगरीज के ऊपर फोकस करेंगे। सॉलिड वेस्ट की बात करें तो वो 2 तरह के रहते हैं, बायोडिग्रेडेबल रहते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल रहते हैं। ठीक है, देखिए बायोडिग्रेडेबल वो रहते हैं जो कि जिनको हम बदल सकते हैं एक ऐसी फॉर्म में, या नेचुरली भी जो अपने आप जो हैं वो मैन्योर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो कि इन्वामेंट में रहकर इन्वामेंट को नुकसान नहीं देते। ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ऐसे जो मटेरियल है जो कि रिसाइकल हो जाते हैं, अपने आप रिसाइकल हो जाते हैं, या अपने आप कह सकते हैं डिकम्पोज हो जाते हैं वक्त के साथ साथ, उन्हें हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होते हैं जो कि समय के साथ साथ डिकम्पोज नहीं होते, इन्वामेंट में बने रहते हैं, और इन्वामेंट में जो है हर एक फूड चेन को अफेक्ट करते हैं, और पूरे इन्वामेंट की जो साइकिल रहती है उसको ही प्रभावित कर जाते हैं। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आपके किचन से वेस्ट जो आ जाता है, जैसे आपका बचा हुआ खाना है, या आपका जो गार्डन का वेस्ट हो गया, पत्ते वगैरह, लकड़ी वगैरह, तो ये चीज़ें अगर आप कहीं इन्वायरमेंट में डिस्पोज कर भी देंगे तो आप कुछ दिन बाद देखोगे ये ऑटोमेटिकली जो है डिकम्पोज होकर इनकी मैन्योर से बन जाती है। तो ये इन्वायरमेंट में नुकसान नहीं देती ये चीज़ें। और इन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो रहते हैं इनको मॉइस्ट वेस्ट भी कहा जाता है। मॉइस्ट मीन्स नमी भरा वेस्ट। ठीक है, ये वेस्ट जब भी आप देखोगे, आप खाने का वेस्ट ले लीजिए, पत्ते भी ले लीजिए, लकड़ भी लीजिए, मॉइस्ट इनमें नमी ज़रूर बनी रहती है, और उसकी वजह से इनकी डिकम्पोजिशन भी जल्दी हो जाती है। ठीक है, और इन प्रोडक्ट्स को हम कहते हैं कि कंपोस्ट या डिकम्पोज कर सकते हैं मैन्योर को बनाने के लिए। तरीके अलग अलग हैं, आप कंपोजिशन कर सकते हैं, आप वर्मी कंपोस्ट कर सकते हैं। कंपोजिशन में आप क्या करते हैं कि इन वेस्ट को जो है बरी कर दिया जाता है किसी जगह में, और बैक्टीरियल एक्शन से जो है ये मैन्योर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वर्मी कंपोस्ट में आप जो है वो वॉर्म्स का यूज़ करते हैं, जो अर्थ वॉर्म वगैरह होती हैं, इनके थ्रू जो है इस वेस्ट को जो है कन्वर्ट किया जाता है मैन्योर वगैरह में। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में जो है आपके प्लास्टिक आ गए या ब्रोकन ग्लासेस आ गए, तो ये इतनी जल्दी डिकम्पोज नहीं होते, इन्वायरमेंट में बने रहते हैं और इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। इनको ड्राई वेस्ट भी कहा जाता है। इनके अंदर वाटर कंटेंट या हम कह सकते हैं नमी बिल्कुल भी नहीं होती, इसलिए इनकी जो है वो डिकम्पोजिशन भी नहीं हो पाती। ठीक है, इनको कहते हैं कि इनको आप रिसाइकल ज़रूर कर सकते हैं इंडस्ट्रीज़ में, तो इनको आप रिसाइकिल कर सकते हैं इंडस्ट्रीज़ में, लेकिन ये डिकम्पोज जो है वो नहीं हो सकते। ठीक है, उसके बाद लिक्विड वेस्ट की बात करें तो लिक्विड यानी पानी की फॉर्म में या फ्लूइड की फॉर्म में जो वेस्ट रहता है, चाहे वो आपकी कुकिंग पर्पसेस से आता हो, चाहे आपकी वॉशिंग पर्पसेस से आता हो, या क्लीनिंग पर्पसेस से आता हो, नहाते टाइम आए, कुकिंग टाइम आए, या वॉशिंग टाइम आए, ये सारा वेस्ट जो है लिक्विड वेस्ट की कैटेगरी में। देखिए लिक्विड वेस्ट जो है 2 तरह के रहते हैं, एक तो सलिज वेस्ट रहता है, एक आपका सीवेज वेस्ट रहता है। सलिज वेस्ट जो है इसको ग्रे वाटर भी कहा जाता है। ये इतना नुकसानदेह नहीं होता, ये इतना एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता, ये इससे कोई बीमारियां जो हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं फैलती। लेकिन ये जो ब्लैक वाटर आपका रहता है ये काफ़ी डेंजरस रहता है। इसको अगर आप इन्वायरमेंट में ऐसे छोड़ देंगे तो काफ़ी सारी तरह की बीमारियाँ जो है इसकी तरफ से इसकी वजह से जो है वो हो सकती है। ग्रे वाटर में आपका जो मोस्टली लिक्विड जो कि आपका किचन से आ रहा है, या गार्डनिंग से आ रहा है, या आपका कपड़े धोते टाइम आ रहा है, नहाते टाइम आ रहा है, तो ये सारा वेस्ट आपका ग्रे वाटर की कैटेगरी में आता है। तो ये इतना नुकसानदेह नहीं होता, क्योंकि इसमें जो है टॉयलेट वेस्ट जो है, ठीक है, ये टॉयलेट नहीं है, TOILET लगा लीजिए। टॉयलेट वेस्ट जो आपका जिसमें आपका ह्यूमन एक्सक्रीटा रहता है, या आपका जो बाथरूम वेस्ट रहता है, तो ये चीज़ इसकी कैटेगरी में नहीं आती। ये जो टॉयलेट वेस्ट रहता है ये आपका ब्लैक वाटर की कैटेगरी में आता है। इसमें टॉयलेट वेस्ट भी आ जाता है, टॉयलेट वेस्ट वाटर एंड ह्यूमन एक्सक्रीटा भी आ जाता है। तो ये एक्सक्रीटा अगर जो है ये अनमोमेंट पे एक्सपोज होगा तो इसकी वजह से जो है वो काफ़ी सारी बीमारियां जो है वो फैल सकती हैं। तो ब्लैक वाटर जो है ये आपका ज़्यादा जो है वो खतरनाक रहता है। ठीक है, और बाकी उसके बाद केमिकल वेस्ट की बात करें तो जो भी वेस्ट जो है केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग में या केमिकल्स की हैंडलिंग में जो है वो आपको जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको हम केमिकल वेस्ट कहते हैं।
ठीक है। तो ये मुख्य 3 तरह के वेस्ट रहते हैं। उसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट क्या होती है? वेस्ट मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें आप जो वेस्ट रहता है उसको उस वेस्ट की एरिया से कलेक्ट करते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसका फिर ट्रीटमेंट करते हैं, एनालिसिस करते हैं और उसका एक सेफ डिस्पोजल करते हैं ताकि इन्वायरमेंट को जो है वो ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा सके। ठीक है। तो उसका ट्रीटमेंट करेंगे, उसको रिसाइकल करेंगे या फिर उसको दबा देंगे, कहीं पर मैन्योर वगैरह बना देंगे, तो वो जो है वो इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है। काफ़ी सारे तरीके हैं वेस्ट को डिस्पोज करने की, जिसमें आपकी एक तो लैंडफिल्स रहते हैं। लैंडफिल्स में क्या करते हैं कि वेस्ट जो होता है उसको धरती के नीचे दबा दिया जाता है और ऊपर सॉइल जो है उसकी मिट्टी की परत जो है वो चढ़ा दी जाती है और वो नीचे जो है वो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से, प्रेशर से और बैक्टीरियल एक्शन से जो है वो वेस्ट जो है वो कन्वर्ट होकर, डिकम्पोज होकर जो है उसके वो मैन्योर्स वगैरह बन जाते हैं। ठीक है। तो लैंडफिल एक टेक्निक रहती है। उसके बाद दूसरी जो टेक्निक जो है वो है इंसिनरेशन जो है टेक्निक रहती है। इसमें जो है जो वेस्ट रहता है उसको जलाया जाता है, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में, कंट्रोल टेम्परेचर के अंदर जो है इसको जलाया जाता है ताकि इसको कन्वर्ट करके इसकी मैन्योर्स बनाई जा सके। उसके बाद आपके कुछ वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स जो है वो बनाए जाते हैं। प्लांट पौधे नहीं रहते लेकिन इंडस्ट्रियल प्लांट बनाए रहते हैं। इसमें जो है इनकी रिसाइकलिंग वगैरह की जाती है। इसमें अलग अलग मेथड रहते हैं। प्राइमरी मेथड रहता है, सेकेंडरी मेथड रहता है, टर्शरी मेथड रहता है, जिसमें पहले मैनुअली जो है सेपरेट किया जाता है। जो भी सॉलिड वेस्ट, जो बड़ा बड़ा वेस्ट है उसको मैनुअली अलग अलग किया जाता है। फिर जो दूसरा बच जाता है आयरन वगैरह होता है उसको मैग्नेटिक सेपरेशन से अलग किया जाता है। और थर्ड कैटेगरी में जो है फिर बैक्टीरियल ट्रीटमेंट जो है उसको एनारोबिक या एरोबिक ट्रीटमेंट जो है, बैक्टीरियल ट्रीटमेंट वो दी जाती है, जिसकी वजह से जो है वो या तो डिकम्पोज हो जाएगा, दूसरा जो सॉलिड वेस्ट बच जाएगा, आयरन का वेस्ट बच जाएगा, उसको रिसाइकिल कर दिया जाएगा। एंड तीसरा जो है वो आपका चौथा है, फोर्थ आपका पायरोलिसिस आ जाता है। पायरोलिसिस जो है एक तकनीक है जिसके द्वारा वेस्ट जो है उसको, सॉलिड वेस्ट जो है उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है, लिक्विड वाले को गैस में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उस गैस को जो है एनर्जी के सोर्स की तरह जो है वो यूज़ किया जाता है। तो वो तकनीक जिसमें वेस्ट से एनर्जी प्रोड्यूस करने की हमारे पास कैपेबिलिटी रहती है, उसको जो है वो पायरोलाइसिस कहा जाता है। और उसमें सॉलिड को पहले लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है, लिक्विड को गैस में, और गैस को जो है वो एनर्जी के सोर्स के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद आखिर में डिजीज़ की बात करें तो डिजीज़ 2 तरह की होती हैं, कंजेनिटल होती है और एक आपकी एक्वायर्ड होती है। कंजेनिटल जो है ये आपकी वो हैं जो कि जेनेटिकली ट्रांसफ़र हो सकती हैं, जो जीन्स के थ्रू जो है वो ट्रांसफ़र होती हैं, उनको कंजेनिटल डिजीज़ बोला जाता है। जैसे आपकी कलर ब्लाइंडनेस हो गया, आपकी सिकल सेल एनीमिया हो गया, हीमोफीलिया हो गया, और भी काफ़ी सारी डिजीज़ हैं जो कि कंजेनिटल होती हैं। और दूसरी जो है आपकी एक्वायर्ड होती है, जो कि जन्म के वक्त आपके पास नहीं होती लेकिन आप दूसरों से या इन्वायरमेंट से जो है वो बीमारी लेते हैं, आती है आपके अंदर। ठीक है। ये फर्दर 2 तरह की होती है। कम्युनिकेबल जो होती है, जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है, कैपेबिलिटी होती है, और नॉन कम्युनिकेबल वो होती है जो कि स्प्रेड नहीं होती। ठीक है। नॉन स्प्रेड रहती है, जो कि एक इंसान में तो उसी में रहेगी, दूसरे में जो है उससे तो नहीं फैलेगी एटलीस्ट, हाँ उसके अंदर कोई डिसऑर्डर हो जाएगा वैसे वाला, तो फिर जो है वहाँ से वो फैल सकती है। ठीक है। जो ये पेज जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ही आपको मैक्सिमम क्वेश्चन हेल्थ हाइजीन एंड सैनिटेशन के देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको बीमारियाँ जो है ये पूछा जा सकता है कि ये कौन सी बीमारियाँ हैं, बैक्टीरियल कौन सी है, फंगल कौन सी है, वायरल कौन सी है, प्रोटोजोवन कौन सी है, और उसके बाद जो है आपका कौन सा उसका पॉजिटिव एजेंट है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट पेज जो है विटामिन डिजीज़ के ऊपर है। ये 2 पेजेस जो हैं आपके मेन पेजेस रहने वाले हैं, जो कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से ही कवर हो जाएंगे। अब 1-2 क्वेश्चन ही आपको हेल्थ हाइजीन से देखने को मिलेंगे, लेकिन वो 2 क्वेश्चन जो हैं वो इन्हीं 2 पेजेस के ऊपर में से ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो अलग अलग पॉजिटिव एजेंट रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं, वायरस रहते हैं, प्रोटोजोन्स रहते हैं, फंजाइस रहते हैं। उसके बाद कुछ विटामिन की डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीज़ कौन सी होती है, इसमें आपकी टाइफॉइड आ जाती है, और पॉजिटिव एजेंट इसका साल्मोनेला टाइफाई है। ठीक है। उसके बाद कॉलेरा जो है ये आपकी बैक्टीरियल डिजीज़ है, पॉजिटिव एजेंट विब्रियो कॉलेरा है। डाइसेंट्री इसका बैक्टीरियल डिजीज़, जिसका शाइगीला बैक्टीरिया जो है वो पॉजिटिव एजेंट है। ट्यूबरकुलोसिस है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का पॉजिटिव एजेंट है। और निमोनिया जो है इसका स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो बैक्टीरिया जो है वो इसका पॉजिटिव एजेंट है। तो इन बीमारियों का नाम याद रखना है कि कौन सी बैक्टीरियल डिजीज़ है और उसका पॉजिटिव एजेंट कौन है, ये चीज़ें आपको याद रखनी। उसके बाद फंगल डिजीज़ जो है इसमें आपको रिंग वॉर्म डिजीज़ आती है, एथलीट
फुट डिजीज़ आती है जो कि आपकी फंजाई डर्मेटोफाइट्स के थ्रू जो है ये एथलीट फुट डिजीज़ जो है वो कॉज होती है। देन आपकी वायरल डिजीज़ आती है, इसमें आपकी कोरोना वायरस है पॉजिटिव एजेंट, सार्स CoV-2 वायरस रहता है। चिकन पॉक्स जो है ये आपकी वायरल डिजीज़ है। वार्सिला जोस्टर वायरस जो है इसका पॉजिटिव एजेंट है। डेंगू जो है जिसका फ्लैवी वायरस जो है पॉजिटिव एजेंट है। स्मॉल पॉक्स जिसका वेरियोला वायरस जो है वो पॉजिटिव एजेंट है। मीजल्स है जिसका मैरबीली वायरस जो है ये इसका पॉजिटिव एजेंट है। मम्प्स जो है जिसका पैरोमिक्सो वायरस जो है इसका पॉजिटिव एजेंट है। और आखिर में पोलियो है जिसका वायरस जो है वो पोलियो वायरस ही माना जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी याद रखनी, कौन कौन सी बीमारी वायरल है, उसका पॉजिटिव एजेंट कौन है। और आखिर में प्रोटोजोअल डिजीज़ जो है, मुख्य प्रोटोजोअल डिजीज़ वो आपकी मलेरिया है जो कि प्लाज्मोडियम के थ्रू होती है, और काला आजार है जो कि आपकी लेशमेनिया के थ्रू होती है। ठीक है, एंड इसके बाद आपकी विटामिन डेफिशिएंसी की बात करें तो काफ़ी सारे विटामिन होते हैं आपके A, D, E, K, ये सारे विटामिन है। उसके बाद बी की कैटेगरी से ये सारी, एंड देन आपके पास C, B है। ठीक है, तो इन विटामिन के जो है ये नाम रहते हैं जो इनके साइंटिफिक नेम हैं, और इधर आपको जो है इसकी डेफिशिएंसी मिल जाएगी। विटामिन A को रेटिनोल भी कहा जाता है, रेटिनल भी कहा जाता है, रेटिनोइक एसिड भी कहा जाता है, और इसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस भी बीमारी होती है, और कीरेटोमिलेकिया बीमारी जो है वो भी इसकी वजह से होती है। ठीक है, उसके विटामिन D जो है इसको एर्गो कैल्सिफिरोल कहा जाता है या फिर कोली कैल्सिफिरोल कहा जाता है, और इसकी वजह से आपको रिकेट्स बीमारी होती है, और ऑस्टियोमिलेकिया जो है वो भी D विटामिन की कमी की वजह से होती है। विटामिन E जो है इसका साइंटिफिक नेम टोकोफिरोल है, और इसकी वजह से जो है आपको माइल्ड हेमोलाइटिक एनीमिया जो है वो आपको नए जन्मे बच्चों में जो है देखने को मिलता है, जिसमें आपको ब्लीडिंग प्रॉब्लम है। ठीक है, एनीमिया जो है खून की कमी की वजह से होता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। विटामिन के जो है इसको फाइलोक्विनोन कहा जाता है या मेनाक्विनोन भी कहा जाता है, और इसकी वजह से ब्लीडिंग डायस्थीसिस हो जाती है। ठीक है, ब्लीडिंग नहीं रुकती फिर जिनमें विटामिन के की कमी हो जाती है। ठीक है, और विटामिन ई की वजह से जो है वो स्टेरिलिटी की भी प्रॉब्लम आ जाती है। एंटी जो है वो ये एंटी स्टेराइल विटामिन की तरह काम करता है, जिसमें ई विटामिन नहीं मिलता, वो स्टेराइल हो जाते हैं, फर्टाइल नहीं रहते। ठीक है, उसके बाद बी की कैटेगरी से पहले हम सी के देखते हैं। सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, और इसकी वजह से स्कर्वे जो है, स्कर्वे नाम की डिजीज़ होती है। ठीक, उसके विटामिन बी की बात करें, B1 को जो है थायामीन कहा जाता है, इसकी वजह से बेरी होता है। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है, इसकी वजह से एरिबोफ्लेविनोसिस जो है बीमारी हो जाती है। विटामिन 3 को जो है B3 को नयासिन कहा जाता है, पिलेग्रा वायरस होता, पिलेग्रा बीमारी होती है। B5 की वजह से पेंटोथेनिक एसिड जो है इसको कहा जाता है, इसकी वजह से पैरेस्थीसिया हो जाता है। B6 पायरिक्सीडोन कहा जाता है, और इसकी वजह से एनीमिया, डायसेंट्री वगैरह हो जाती है। B7 को बायोटिन कहा जाता है, इसकी वजह से डर्मेटाइटिस हो जाती है। B9 को फॉलिक एसिड कहा जाता है, इसकी वजह से न्यूरल ट्यूब्स जो है उसमें कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं। और विटामिन B12 को साइनाकोबाल एमाइन कहा जाता है, इसकी वजह से आपको एनीमिया मिलता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया मिलता है। ठीक है, तो ये सारी बीमारियां जो हैं ये जुड़ी हैं आपकी हेल्थ एंड हाइजीन से, या आपकी खाने की तकनीकों से जुड़ी हुई हैं। तो ये चीज़ें जो है ये आपकी काफ़ी ज़रूरी है। इन विटामिन का आपको जो है वो इनकी कमी नहीं होने देनी है। इसके अलावा जो बैक्टीरियल वायरल डिजीज़ हैं इससे भी आप बच सकते हैं, अगर आप अपनी इर्द गिर्द जो है साफ़ सफाई को मेंटेन करें, आप अपनी पर्सनल हाइजीन पर मेंटेन रखें। बाकी कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता ही है। वेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है एग्ज़ाम के रिलेटेड वो सारी इस वीडियो में आपने कवर की है। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।